वेलकम टू आवर चैनल द एसआर एकेडमी। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो जैक बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम को लेकर, जो 23-24 में होने वाली है, और साथ ही साथ अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पहले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित विकल्प यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों में से सही उत्तर का चयन करें। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है और उसमें से हमें एक सवाल को चुनना है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? यानी हड़प्पा की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा दयाराम साहनी। ठीक है, इसका जो खोज है वो दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। जल्दी से, दयाराम साहनी। और सवाल कभी कभी पूछ दिया जाता है कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कब किया था? तो ये जो है 1921 में किया गया था। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। 1921 में किए गए थे। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। लिखा हुआ है, तौलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते हैं? तो तौलने के लिए जो सिंधुवासी का इस्तेमाल करते थे वो 16 इकाई का इस्तेमाल करते थे, यानी वहाँ पे एक मात्रक बराबर 16 इकाई का इस्तेमाल किया जाता था। यानी वहाँ पे केजी के हिसाब से अगर बात की जाए एग्जाम्पल के तौर पर, तो 1 केजी यानी 16 मात्रक। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? जो हड़प्पा की जो सभ्यता है वो कांस्य युग कहा जाता है। कांस्य युग की सभ्यता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? जो हड़प्पा है वो आपके रावी नदी के किनारे स्थित है। याद रखिएगा, रावी नदी के किनारे। इसकी खोज दयाराम साहनी ने सन 1921 में किया था। जी, पहला सवाल में देखिए, पहला सवाल में हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने 1921 में। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? विशाल स्नानागार का मतलब है नहाने के लिए स्थान जो थी वो कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो इसका जो आंसर है हो जाएगा मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल नगर कौन सा था? यानी सबसे जो विशाल नगर था वो मोहनजोदड़ो था। ठीक है, सबसे बड़ी नगर जो है यही था। और कभी कभी यह सवाल पूछ दिया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल स्थल कौन सा था? स्थल यानी कि जगह होता है। तो अगर स्थल पूछ लिया जाए तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये आपका राखीगढ़ हो जाएगा, राखीगढ़ी। ठीक है, स्थल के बारे में पूछा जाए तब। और अगर स्थल नहीं पूछा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हमें कौन सा आंसर करना है? मोहनजोदड़ो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। कोलकाता में स्थित एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यानी कोलकाता में जो स्थित है एशियाटिक सोसाइटी, उसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी? इसका जो आंसर होगा वो 1784 होगा, यानी 1784 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। सिंधु सभ्यता की ऊपरी सीमा यानी उत्तरी सीमा को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी सीमा को जो है वो मांडा के नाम से जाना जाता है। इनकी जो उत्तरी सीमा होती है उन्हें मांडा कहा जाता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता की जो ऊपरी सीमा होती है, यानी उत्तरी सीमा जो होती है, इसकी 4 दिशाओं में से उत्तरी सीमा को मांडा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। लिखा है, सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा करने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो उन लोगों का जो इस्तेमाल होता था मीठा करने के लिए वो शहद का इस्तेमाल होता था। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। हड़प्पाई लोग नीला लाजवंत मणि कहाँ से प्राप्त करते थे? इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे? यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कच्चा माल के तौर पर कहाँ से इस्तेमाल करते थे? सोना को। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जो कि दक्षिण भारत से इस्तेमाल करते थे। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 में लिखा है, 1838 में 1838 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसने प्राप्त किया था? तो ये पहले भी करवाया गया है, ये जेम्स प्रिंसेप थे। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 में लिखा हुआ है, मौर्य काल में किस लिपि का सर्वाधिक प्रयोग होता था? यानी मौर्य काल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किस लिपि का किया जाता था? तो वो ब्राह्मी लिपि है।
ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे पुरानी लिपियों में से एक है। भारत में ऐसे और भी बहुत सारी लगभग 16 लिपियों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सबसे जो पुरानी लिपि है उसे ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। और अभी वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो हम लोग जो है देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस लेखागार में मिलता है? यानी अशोक का जो कलिंग का विजय हुआ था वो किस श्लोक में लिखा गया है? शिलालेख में लिखा गया, सॉरी लेखागार नहीं, शिलालेख में लिखा गया है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 13वीं शिलालेख में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? यानी यह एक अभिलेख है और इसका जो संबंध है वो खारवेल से है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 में लिखा हुआ है, राजगीर कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो राजगीर जो वर्तमान समय में भी बिहार में मौजूद है और ये सबसे ज़्यादा टूरिस्ट प्लेसों में से एक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और प्राकृतिक रोमांच देखने को यहाँ मिलती है। तो ये जो है लगभग 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है। बिहार के लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगा इस बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना है वो उदयन ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, इंडिका के रचयिता कौन थे? इंडिका एक पुस्तक है और इनके जो रचयिता थे वो मेगास्थनीज थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, सारनाथ का स्तंभ किसने बनवाया था? देखिए सारनाथ का जो स्तंभ है वो अशोक मौर्य के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, क्वेश्चन 20 में लिखा है 187 यानी कि 187 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का वध किसने किया था? जो बृहदत्त का जो वध है वो किसके द्वारा किया गया था? इसका जो आंसर हो जाएगा वो पुष्यमित्र शुंग। और इसके बाद शुंग वंश की स्थापना हुआ था, यानी कि मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे वो बृहदत्त थे और इनके बाद जो वंश की स्थापना हुआ शुंग वंश की स्थापना किया हुआ था जिसे पुष्यमित्र ने किया था। इन्हीं के सेनापति थे, यानी बृहदत्त के सेनापति थे पुष्यमित्र, उन्होंने इसकी हत्या कर दी थी बृहदत्त की जो अंतिम मौर्य साम्राज्य थे। उसके बाद शुंग वंश की स्थापना हो गई। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, 21 में लिखा है, महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पे हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो वर्तमान समय में बिहार में हुआ था। बिहार के एक छोटा सा क्षेत्र है जो लुम्बिनी, इससे पहले सेट में भी कराया गया है लुम्बिनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, 22 में लिखा हुआ, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की जो मृत्यु है वो सन 1707 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, दीपवंश और महावंश ग्रंथ किस देश से संबंधित है? तो ये जो दो ग्रंथ है वो श्रीलंका से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं किससे संकलित है? यानी महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो किससे संबंधित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूत पीटक। क्या होगा? सूत पीटक। सूत पीटक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो जो अकबर की मृत्यु है वो आपका ऑप्शन नंबर डी 1605 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए? तो जो महात्मा बुद्ध है सबसे ज्यादा जो उपदेश दिया है वो आपका श्रावस्ती में दिया है। और कभी कभी यह पूछा जाता है कि अ, सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया? तो ये जो स्थान है सारनाथ, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है उपदेश इस जगह पर दिया गया है। और सॉरी, सबसे पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया गया है और सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया हुआ है। क्वेश्चन लिखा था, महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिए हैं? तो श्रावस्ती। और सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं,
अवध सूबा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? यानी अवध सूबा जो है अभी के समय में किस राज्य में मौजूद है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। तो 28 में लिखा हुआ है, अकबर के द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्के को क्या कहा जाता है? यानी अकबर के द्वारा जो चांदी का सिक्का जो दिया गया था उसे क्या कहा जाता है? दाम कहा जाता है। ठीक है, एक बार ऐसे चेक कर लीजिएगा, शायद दिनार भी होता है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। आइन अकबरी के किस भाग में मनसबदारी का प्रयोग किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। तो 30 में लिखा हुआ है, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चला रहा था? यानी कि विजयनगर जो साम्राज्य स्थापित हुआ था तो उसके स्थापना से लेकर जब तक वो खत्म नहीं हो गया तब तक किस राज्य के साथ उनका संघर्ष चला, युद्ध वगैरह हमेशा चलता रहा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बहमनी राज्य हो जाएगा। लास्ट 10 सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है, विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों को सेना में शामिल किया था? तो देवराय वन। इसका जो आंसर हो जाएगा वो देवराय वन होगा। यहाँ 2 लिखा हुआ है तो इसमें जो आपको करना है देवराय वन करना है। ठीक है, इसका जो हो जाएगा देवराय वन। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। विजयनगर का शासन किस साम्राज्य को कहा जाता है? सॉरी, विजय का शहर किस साम्राज्य को कहा जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा विजयनगर। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। तो इसमें लिखा है, विजयनगर की मातृ देवी किसे कहा जाता है? तो पंपा देवी। जो ऑप्शन नंबर 1 है उसी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? यानी ये जो मंदिर है वो इस 4 में से किस स्थान पर पाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तंजावुर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, अकबर का शासन काल कब से कब तक था? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसलिए अकबर के बारे में अधिक पूछा गया है, लेकिन अब जो सेटअप तैयार होगा उसमें अकबर के बारे में यानी कि मुगल साम्राज्य के बारे में संभवतः कम पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 पे देख लेते हैं, अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? तो ये आंसर जो है 1556 से लेकर 1605 तक था। 1556 से लेकर 1605 तक था। ठीक है, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, तीर्थ यात्रा कर को किस मुगल शासक ने समाप्त कर दिया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, अकबर ने। ठीक है, यानी कि जो पैसा लगता था अपनी यात्रा, भारत के लोगों के द्वारा हिंदू धर्म में जो अपनी यात्राएं करते थे, तीर्थ कर जो होता है उसे यात्रा के दौरान उन्हें टैक्स देना पड़ता था, जिसे हम लोग जो है तीर्थ यात्रा कर कहा जाता है, और इसे अकबर ने समाप्त कर दिया था। लास्ट 3-4 सवाल और है। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो ये भी जो है अकबर ने करवाया था। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, चांदनी चौक जो कि दिल्ली में है का डिजाइन किस मुगल महिला ने तैयार किया था? तो ये जो आंसर हो जाएगा इसका, जहां आरा, ये एक महिला थी, उन्होंने इसका डिजाइन तैयार किया था। लास्ट 2 सवाल और है, विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में मिलते हैं? तो आपको बता देना चाहते हैं कुल महाजनपदों की संख्या जो है वो 16 थी। ठीक है, और इसमें पूछा गया है प्रथम लोकतांत्रिक जो महाजनपद थे वो कौन था? लिच्छवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं और ये अंतिम सवाल है आज का। इसमें सवाल है, बुद्ध की मानवाकार मानी कि मानव के आकार की मूर्ति पहली बार किस कला में बनाई गई? यानी सवाल है कि जो बुद्ध की जो मूर्ति थी वो मानव के आकार की जो मूर्ति है वो पहली बार किस कला में बनाई गई थी? यानी किस तरह की स्थिति थी मूर्ति की उस स्थिति में? इसका आंसर जो हो जाएगा वो गांधार कला हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर है वो आपका गांधार कला हो जाएगा। तो हम लोग अभी देखते हैं कि पूरा का पूरा यह 40 सवाल था जिसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। आप लोगों को और कहना चाहते हैं कि इससे पहले हम लोग जो है
इससे पहले हम लोग एक जो वीडियो बनाए थे उसमें भी 40 क्वेश्चन था, दूसरा में भी 40 क्वेश्चन है और आज तीसरा कंप्लीट हुआ है। इस तरह से 2 कुछ सेट और जाएगा, आने वाले 2 दिनों में दे दिया जाएगा। ये प्रीवियस ईयर का पूछा गया है। उसके बाद क्लास 12 को लेकर, उसके बाद जो है क्लास 12 को लेकर हम लोग, हमारी जो ग्रुप है SR एकेडमी का जो ग्रुप है, उन लोगों ने कुछ डिसाइड किया है और उन लोगों ने इस चीज़ में ध्यान दिया है कि हम लोग सेटअप तैयार करेंगे जिसमें 40 क्वेश्चन जो है क्लासेस में करवाया जाएगा और 20 सवाल जो है वो गूगल फॉर्म में टेस्ट लिया जाएगा। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो इसका जो है टोटल मिलाकर एक बार में 60 क्वेश्चन हम लोग हैंडल करेंगे और इस तरह का कुल मिलाकर देखा जाए तो 5 से 6 सेट जो है हम लोग इसका तैयार करवाएंगे। इतना अगर आप कर लेते हैं तो हमें यह आशा है कि एग्ज़ाम में इसी में से पूछा जाएगा। ये 5 सेट तो इम्पॉर्टेंट है ही क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ये 5 सेट भी इम्पॉर्टेंट है और 12th के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सेट तैयार करेंगे। सेट 1 2 3 4 5 6 7 कुछ कुल मिलाकर 5 से 6 सेट तैयार करेंगे जिसमें हमारे इस पूरे ग्रुप का ये काम है कि 40 क्वेश्चन हम लोग वो क्वेश्चन पिक कर रहे हैं चैप्टर से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम को लेकर। और सबसे ज़्यादा हम लोग ये फोकस भी किए हैं कि इस बार का जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ है, क्वेश्चन पेपर नहीं, जो गवर्नमेंट की तरफ से एक क्वेश्चन बैंक दिया गया है, उस क्वेश्चन बैंक से हम लोग वो क्वेश्चन को पिक कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर के 10 सालों का जो प्रीवियस ईयर है उन सभी के क्वेश्चन सेटअप को हम लोग चुन रहे हैं और उसके बारे में हमारी ग्रुप काम कर रही है। हमें आशा है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है और आगे हम लोग और बेहतर करेंगे इसकी हम आशा देते हैं। थैंक यू।